हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो अप्रैल महीने के लास्ट वीक में जितने भी इवेंट्स हुए हैं जहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को एमसीक्यू के रूप में इसी एक वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इस वीडियो से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो भारत में है उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि A.K. मोहंती। तो A.K. मोहंती यानी कि अजीत कुमार मोहंती, ये आज के समय जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यानी कि बार्क, उसके ये डायरेक्टर हैं और अभी इन्हीं को परमाणु ऊर्जा आयोग का भी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, परमाणु ऊर्जा आयोग जो है उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं A.K. मोहंती। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था, तो उसके बाद ही उनके नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और ये सबसे पहली बार किसको दिया गया था? तो 2022 में ये सबसे पहली बार दिया गया था पीएम नरेंद्र मोदी को, और 2023 में यानी कि इस बार ये पुरस्कार दिया गया है आशा भोसले को, जो कि लता मंगेशकर जी की बहन है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आशा भोसले भी भारत की एक मशहूर गायिका हैं, इन्होंने भी कई सारे गीत गाए हैं। तो 2023 में इनको दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये क्वेश्चन स्पोर्ट करंट अफेयर से है। आपको बताना है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर 24 अप्रैल को एक गेट का अनावरण किया है? तो 24 अप्रैल की जो डेट है ये आप सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन होता है। तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने उनके जन्मदिन के अवसर पर एक गेट का अनावरण किया है। न केवल सचिन तेंदुलकर बल्कि इसी दिन ब्रायन लारा के नाम पर भी एक गेट का अनावरण किया गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के द्वारा। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये कब मनाया जाता है? ये हर साल होता है 22 अप्रैल को। धरती के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचाने के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड अर्थ डे हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन। और इस बार की इसकी थीम रखी गई है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी कि हमारे ग्रह में निवेश करें। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। हाल ही में एक बुक चर्चा में रही जिसका टाइटल है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। तो पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर ये आधारित है। आपको बताना है कि इस बुक को किसने लिखा है। तो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नाम की जो बुक है इसको लिखा है शशि शेखर वेम्पति ने। और शशि शेखर वेम्पति जो हैं ये प्रसार भारती के पूर्व सीईओ हैं। 2017 से लेकर के 2022 तक ये प्रसार भारती के सीईओ थे। तो इन्होंने ही कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नाम की बुक को लिखा है। और हाल ही में मन की बात जो कार्यक्रम 30 अप्रैल को प्रसारित किया गया था उसी दौरान इस बुक का विमोचन किया गया है। देन इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण किस तिथि को किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने आकाशवाणी पर एक रेडियो कार्यक्रम आता है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी देश के लोगों के साथ मन की बात करते हैं और इसका नाम है मन की बात। तो 2014 में इसको शुरू किया गया था और अभी इसका 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया है 30 अप्रैल 2023 को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि इस बार जो मन की बात का 100वां एपिसोड है इसका सीधा प्रसारण यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय के अंदर भी किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि 30 अप्रैल को इसे प्रसारित किया गया। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में 2023 के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है जो कि इसका 68वां संस्करण है। तो इस बार जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी ने। गंगूबाई काठियावाड़ी, इसको संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में जो आलिया भट्ट हैं उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। तो आइए देखते हैं कि इस बार के 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 अप्रैल 2023 को मुंबई के अंदर जो जियो वर्ल्ड सेंटर है वहाँ पे 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था। तो पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि इसका आयोजन इस बार कहाँ पर हुआ था, मुंबई शहर के अंदर। अब देखते हैं इसमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी फिल्मों ने जीता है। तो इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है बेस्ट फिल्म रही है इस बार की गंगूबाई काठियावाड़ी। इसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं यानी कि संजय लीला भंसाली, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और इतना ही नहीं, इसी फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो इन तीनों को तो आपको एक साथ याद रखना है। फिर इसके अलावा देखते हैं इस बार के जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे उनका नाम है राजकुमार राव। राजकुमार राव ने बधाई 2 फिल्म में अपने अभिनय के लिए इस बार का बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ये रेयर केस में ही पूछा जाता है, लेकिन ये भी आपको याद रखना है। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे इस साल के अनिल कपूर, जिनको जुग जुग जियो फिल्म के लिए दिया गया है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है सीबा चड्ढा ने, जिन्होंने बधाई 2 फिल्म के अंदर काम किया है। तो ये तो मैंने आपको 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में सारी मेन कैटेगरी के अवार्ड्स बताए हैं। अब इस पर क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से आएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो मैंने आपको बताया इस बार के बेस्ट एक्टर चुने गए हैं राजकुमार राव, और इनको बधाई 2 फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार राव। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किन्होंने जीता है। तो इस बार की बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है गंगूबाई काठियावाड़ी की लीड एक्ट्रेस यानी कि आलिया भट्ट। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता है। तो बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे हैं, गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं यानी कि संजय लीला भंसाली, उनको बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के अंदर पुरुष डबल्स का खिताब जीत दिया है। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी यानी कि अप्रैल के 3rd वीक की करंट अफेयर्स, तो वहां पर मैंने आपको इस चैंपियनशिप के बारे में कंप्लीट डिटेल बताया था। जैसे कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी, दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इस बार की एशिया लेवल पर जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है उसका आयोजन दुबई के अंदर किया गया था, और इसमें भारत ने एक ही मेडल जीता है, और वो जो मेंस डबल्स इवेंट हुआ था उसको जीता है। तो मेंस डबल्स का इवेंट जो है वो भारतीय जोड़ी ने जीता है, जिनमें एक खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और दूसरे हैं चिराग शेट्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर जो मेंस डबल्स इवेंट हुआ है उसको जीत लिया है। और ये पहली बार है कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में भारत ने मेंस डबल्स का खिताब जीता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसे याद रखना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि साल 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे चुना गया है। तो यूनेस्को नाम की जो संस्था है ये हर साल क्या करता है, किसी एक शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित करता है। वर्ल्ड बुक कैपिटल यानी कि विश्व पुस्तक राजधानी। तो साल 2023 के लिए जो घाना की राजधानी अकरा है इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। घाना जो कंट्री है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और यहाँ की जो कैपिटल है अकरा, इसको हाल ही में यूनेस्को की जो अध्यक्ष हैं आड्रे अजोले, उन्होंने 2023 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में डिक्लेयर किया है। यूनेस्को जो संस्था है इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर बेस्ड है, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देश में एफएम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल को कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। तो भारत में एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ये जो 91 एफएम ट्रांसमीटर बनाए गए हैं ये भारत के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर स्थापित किए गए हैं। इनको स्थापित करने का और इस विस्तार का मेन मकसद है कि जो भारत के आकांक्षी जिले हैं और जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार हो, वहां पर कवरेज को बढ़ाया जा सके। तो 91 एफएम ट्रांसमीटरों का हाल ही में उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने।
28 अप्रैल 2023 को भारत की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो 2023 के अंदर शंघाई सहयोग संगठन की जो मेजबानी है वो भारत के पास है। ऐसे में जो शंघाई सहयोग संगठन के देश हैं उनके रक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में हुई और क्योंकि मेजबान भारत है तो भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो एससीओ कंट्रीज के जो रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर आए हुए थे नई दिल्ली के अंदर और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित की गई है। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर। चीन की राजधानी बीजिंग में एससीओ का मुख्यालय है। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर देश की पहली जल मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया है? तो भारत के अंदर पहली बार वाटर मेट्रो परियोजना की शुरुआत की गई है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी के ऊपर इलेक्ट्रिक बोट चलती हैं और इन्हीं को वाटर मेट्रो नाम दिया गया है। तो वाटर मेट्रो परियोजना भारत के अंदर पहली बार कौन से शहर में शुरू हुई है? तो उसका नाम है कोच्चि। केरल के कोच्चि शहर के अंदर देश की पहली जल मेट्रो परियोजना की शुरुआत की गई है और देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना है ये कोच्चि शहर को आसपास के 10 आइलैंड से कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना के अंतर्गत ये जो इलेक्ट्रिक बोट चलाई गई हैं इनको कौन सा शिपयार्ड बना रहा है? इनको बना रहा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ही देश का पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत उसको भी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ही बनाया था। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की यात्रा पर गए हुए थे और इस दौरान इन्होंने केरल राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया है। केरल की ये जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से शुरू होती है और कासरगोड तक जाती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से शुरू होकर के केरल के ही एक अन्य शहर तक जाती है कासरगोड तक। जैसा कि पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में केरल की यात्रा पर गए हुए थे। एक्चुअल में 24 और 25 अप्रैल को पीएम मोदी भारत के 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर गए हुए थे। तो यहाँ पर इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य, केरल राज्य और जो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी इन्होंने दौरा किया। तो पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज समारोह जो हुआ है उसमें भाग लिया। आप सभी जानते हैं कि जो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है यह हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। तो इस बार का जो मुख्य समारोह हुआ राष्ट्रीय पंचायती दिवस समारोह का वो आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के रीवा में। तो इसमें पीएम मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया और यहीं से इन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया वो केरल भी गए थे। तो केरल में उन्होंने कोच्चि के अंदर देश की पहली जल मेट्रो परियोजना का शुभारंभ किया। इसके बाद केरल के अंदर ही पीएम नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पहुंचे और वहां से इन्होंने जो केरल राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि तिरुवनंतपुरम से लेकर के कासरगोड तक जाती है इसका भी उद्घाटन किया। फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के अंदर ही एक डिजिटल साइंस पार्क की भी आधारशिला रखी। हाल ही में एक बुक रिलीज की गई है जिसका टाइटल है ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज। तो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर ये बुक लिखी गई है और इसको लिखा है भारत के एक IAS अधिकारी ने जिनका नाम है आशीष कुंद्रा। तो आशीष कुंद्रा की नई बुक का नाम है रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट। प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये आप सभी जानते हैं कि हर साल 24 अप्रैल को होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है उसने हाल ही में क्या किया था, एक नए गेट का अनावरण किया था और उसका नाम भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर किया था, क्योंकि हाल ही में सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन था 24 अप्रैल को। तो इसी दिन क्या हुआ,
जो यूएई के अंदर शारजा क्रिकेट स्टेडियम है, यूएई के अंदर जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम है उसमें वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर कर दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, सचिन तेंदुलकर के नाम पर, जो कि हाल ही में की गई है। यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में जल निकायों की पहली बार की गई गणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल निकाय हैं? तो भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने पहली बार देश के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं, जल के निकाय हैं, उनकी गणना की है और इसमें पता चला है कि पूरे भारत के अंदर पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने ये जो पहली बार भारत में वाटर बॉडीज की गणना की है, इसमें पता चला है कि पूरे भारत के अंदर 24.24 लाख भारत के अंदर टोटल वाटर बॉडीज हैं। इनमें से तालाब भी हैं, इनमें से झीलें भी हैं, जलाशय भी हैं और जो दूसरी वाटर बॉडीज हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो 24.24 लाख पूरे भारत में टोटल वाटर बॉडीज हैं। इनमें से 97.1% जो हैं वो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हैं, यानी कि रूरल एरियाज में, और बाकी जो 2.9% वाटर बॉडीज हैं वो भारत के अर्बन एरियाज में हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र में हैं। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इससे रिलेटेड पिक्चर भी देख सकते हैं। इस पिक्चर में यही दिखाया गया है कि भारत के अंदर वाटर बॉडीज का जो वितरण है वो किस प्रकार है। ये जो रेड कलर में है यहाँ पर सबसे कम वाटर बॉडीज हैं और जो ब्लू कलर में है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज हैं। जो टॉप 5 स्टेट्स हैं वाटर बॉडीज की संख्या के मामले में, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर। पूरे भारत में जितने भी जल निकाय हैं उनमें से 30.8% अकेले पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। फिर दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है आंध्र प्रदेश, चौथे पर है ओडिशा राज्य और 5वें नंबर पर है असम राज्य। अगर यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया भारत में टोटल वाटर बॉडीज की संख्या है 24.24 लाख, इनमें से कितने परसेंट नेचुरल और कितने परसेंट मैन मेड हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जो वाटर बॉडीज हैं उनकी संख्या है 78% और बाकी जो 22% बच गए वो सभी मानव निर्मित जल निकाय हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है इस पहली गणना के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक बुक खबरों में रही जिसका टाइटल है स्मोक एंड एसेज, ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। तो आपको बताना है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। स्मोक एंड एसेज नाम की ये जो बुक है इसको लिखा है भारत के मशहूर लेखक अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष एक अंग्रेजी लेखक हैं और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनकी जो नई बुक है उसका नाम है स्मोक एंड एसेज और ये जुलाई महीने के अंदर पब्लिश की जाएगी। 3 साल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये भारत की एक सरकारी बैंक है। आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर टोटल 12 सरकारी बैंक है और उनमें से एक है बैंक ऑफ बड़ौदा और इसका मुख्यालय जो है वो गुजरात के वडोदरा शहर के अंदर है। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं देवदत्त चंद। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए और इनको 3 साल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। हाल ही में सरकार ने सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीमांत महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के दायरे में लाया जाएगा और इसके जरिए उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है संगठन से समृद्धि। संगठन से समृद्धि। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाल ही में भारत के जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने 18 अप्रैल को संगठन से समृद्धि नाम की इस योजना का शुभारंभ किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत लाकर उनको सशक्त बनाया जाएगा। सरकार का टारगेट है कि 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना है, जो कि अभी के समय कितनी है 2 करोड़। तो 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जोड़ने का टारगेट रखा गया है। सरकार का ये भी लक्ष्य है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हर एक महिला की आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष करना है। जितनी भी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं उनकी इनकम 1 लाख रुपए सालाना करना है, ये लक्ष्य रखा गया है। आईपीएल के 1000वें मैच का खिताब किस टीम ने जीता है।
तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि जो आईपीएल है, ये भारत में क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता है और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2008 में और हाल ही में इसके आईपीएल के इतिहास का 1000वां मैच खेला गया है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात ये कि जो 1000वां मैच हुआ है आईपीएल का, ये कहाँ पर खेला गया है? तो मुंबई के अंदर जो वानखेड़े स्टेडियम है, वहाँ पर ये खेला गया। ये जो आईपीएल का 1000वां मैच हुआ है, ये मुंबई इंडियंस और जो राजस्थान रॉयल्स टीम है, इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, जिसको मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हराया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई इंडियंस। तो मुंबई में ही ये मैच हुआ और मुंबई इंडियंस ने इसको जीता है। हाल ही में भारत ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो सूडान जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और यहाँ की राजधानी खार्तूम है। यहाँ पर हाल ही में क्या हुआ, यहाँ की जो आर्मी है और यहाँ के जो अर्धसैनिक बल हैं, उनके बीच में आपस में ही फाइट शुरू हुई और इसके चलते देश के कई सारे हिस्सों के अंदर वहाँ पे हिंसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसे अफरा तफरी के माहौल में भारत ने अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन कावेरी जो है, इसको सूडान में जो भारत के नागरिक फंस गए थे उनको निकालने के लिए शुरू किया गया है और ये अब कंप्लीट भी हो चुका है और इसमें लगभग 3800 के आसपास जो भारतीय नागरिक हैं उनको वहाँ से निकाला गया है। यहाँ पर न केवल भारत ने अपने नागरिकों को बल्कि कई सारे अन्य देशों के नागरिकों को भी बाहर निकालने में हेल्प की है। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि इस अभियान के अंदर, इस ऑपरेशन के अंदर भारत का जो जहाज गया था उसका नाम है आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा। ज़्यादातर जो इवैक्यूएशन का काम यहाँ पर किया गया वो आईएनएस सुमेधा के जरिए ही किया गया है। जिस तरीके से ऑपरेशन कावेरी हाल ही में शुरू किया गया था सूडान में, ऐसे ही ऑपरेशन गंगा जो है ये पिछले साल शुरू किया गया था यूक्रेन के अंदर, क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो वहाँ पर जो भारत के छात्र फंस गए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो इस ऑपरेशन के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हाल ही में बन गए हैं टी.एस. शिवगणनम। टी.एस. शिवगणनम जो है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मलेरिया जो बीमारी होती है ये प्लाज्मोडियम परजीवी से होती है और प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक मच्छर है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, और इसी कारण से मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। तो इसके रोकथाम और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार के वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम रखी गई है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। और भारत से मलेरिया को ख़त्म करने का जो टारगेट है वो क्या है? भारत से मलेरिया को ख़त्म करना है साल 2030 तक, और इसके लिए मेरा इंडिया नाम का एक प्रोग्राम भी शुरू किया गया था जिसमें मेरा का मतलब है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक जो है हाल ही में इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं श्रीकांत एम भांडीवाड़। श्रीकांत एम भांडीवाड़ जो है ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आज तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे कम पारियों में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा ये आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में 64वें मैच के अंदर ही ये उपलब्धि हासिल की है, जबकि इससे पहले यह रिकॉर्ड था लसिथ मलिंगा के नाम पर जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 70 मैचों के अंदर ये उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन अब जो साउथ अफ्रीका के कागिसो रबाडा हैं इन्होंने सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बन गई है? यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो सरकारी कंपनियां हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो सबसे ऊपर होती हैं महारत्न कंपनियां जो कि देश में सबसे बड़ी कंपनियां हैं, फिर दूसरे नंबर पर होती हैं नवरत्न कंपनियां और तीसरे नंबर पर होती हैं मिनी रत्न। मिनी रत्न के अंदर भी दो होती हैं, 2 कैटेगरी बनाई गई है, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। तो भारत के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि भारत के रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर।
तो हाल ही में क्या हुआ है, जो रेल विकास निगम लिमिटेड है, इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 से निकाल करके नवरत्न कैटेगरी का दर्जा दे दिया गया है। तो इस तरीके से ये भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। तो अब भारत के अंदर टोटल 13 नवरत्न कंपनियां हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें सबसे जो लेटेस्ट है उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने किस स्थान पर एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का पहला सफल परीक्षण किया है? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 जो है, इसकी पेलोड क्षमता है 150 किलोग्राम, यानी कि 150 किलोग्राम वजन को ये आसानी से कहीं भी ड्रॉप कर सकता है। इसको डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डेवलप किया है और हाल ही में इसका जो पहला सफल परीक्षण हुआ है वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने किया है गोवा के तट पर। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तुर्की के एंटालिया में आयोजित किए गए तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो हाल ही में आर्चरी यानी कि तीरंदाजी का वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था तुर्की के एंटालिया शहर में, और यहाँ पे भारत ने टोटल 4 मेडल जीते हैं, जिनमें से 2 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। भारत को ये जो 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, इन्हीं के बारे में आपको याद रखना है। इनमें से एक तो महिलाओं के अंदर व्यक्तिगत इवेंट में जीता है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। भारत की एक मशहूर तीरंदाज हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम, और इन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत इवेंट के अंदर ये गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। इसके अलावा भारत को इसमें जो दूसरा गोल्ड मेडल मिला है वो भारत को मिक्स्ड इवेंट के अंदर मिला है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 स्वर्ण पदक। पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो पराग्वे जो कंट्री है, ये इसके बारे में आप जानते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, और यहाँ के हाल ही में नए राष्ट्रपति बन गए हैं सैंटियागो पेना। सैंटियागो पेना ये पराग्वे कंट्री के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि 26 अप्रैल को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इफ्को नैनो डीएपी तरल का शुभारंभ किया है? यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं, इफ्को का मतलब है इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये एक सहकारी संस्था है और ये भारत के अंदर फर्टिलाइजर्स बनाने का काम करती है। तो इसने हाल ही में क्या किया है, नैनो डीएपी का निर्माण किया है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पर आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये नैनो डीएपी की 500 ml की बोतल है, और इसकी खास बात यह है कि ये 500 ml की बोतल ही जो 45 किलोग्राम की डीएपी की बोरी आती है उसके बराबर काम करेगा। 500 ml नैनो डीएपी जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ये उतना ही काम करेगा जितना कि 45 किलोग्राम के जो दानेदार डीएपी की बोरी आती है वो काम करती है। तो लिक्विड फॉर्म में इस नैनो डीएपी का निर्माण किया है इफ्को नाम की संस्था ने, और भारत के जो सहकारिता मंत्री हैं यानी कि अमित शाह, उन्होंने हाल ही में इसका शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और डीएपी का मतलब आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 की थीम क्या है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, या फिर इसको सिंपली वर्ल्ड बुक डे भी बोला जाता है। इसका मेन मकसद होता है कि लोगों को बुक रीडिंग के लिए प्रोत्साहित करना। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है ये हर साल मनाया जाता है 23 अप्रैल के दिन। 23 अप्रैल के दिन ये मनाया जाता है, और 2023 में इसकी थीम रखी गई है इंडिजिनस लैंग्वेजेस, यानी कि स्वदेशी भाषाएं। यहीं पर आपको ये भी बता दूं कि हर साल वर्ल्ड बुक डे के अवसर पर ही यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया जाता है, जो कि 2023 के लिए है घाना की राजधानी अकरा। ये मैंने आपको ऑलरेडी इसी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। देन इसके बाद यहाँ पर आपके सामने अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इनमें से कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में बताया है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश अब भारत बन गया है, क्योंकि हाल ही में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अभी तक चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश था, लेकिन यूनाइटेड नेशन के मुताबिक हाल ही में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आज के समय जो भारत है वो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। तो आज के समय दुनिया में ये 3 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस ग्राफ के अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत ने हाल ही में चीन की जो आबादी है उसको पीछे छोड़ा है। चीन की आबादी अब यहाँ पर कम होने वाली है आगे समय में, लेकिन जो इंडिया की आबादी है ये आगे आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। तो इसी कारण से हाल ही में इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है।
आपको बता दूं कि वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन के मुताबिक जो भारत की आबादी है वो है 142.8 करोड़, या फिर इसको अरब में बोल सकते हैं 1.428 अरब। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर के अंदर अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है? तो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर जो है ये जो मोटा अनाज है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। और ये कहाँ पर बना है? इसको नई दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। नई दिल्ली के अंदर ये जो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है, इसको भारत के नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेफेड नाम की जो संस्था है उसने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इसकी स्थापना की है, ताकि जो देश के लोग हैं, देश की जो आम जनता है, उनको मिलेट्स के प्रति यानी कि मोटा अनाज के बारे में जागरूक किया जाए। तो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है नई दिल्ली के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो मलेरिया जो बीमारी है, जो कि आप जानते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है, इसके उन्मूलन पर एशिया प्रशांत के नेताओं का हाल ही में सम्मेलन हुआ है और ये सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस नाम की जो संस्था है उसके साथ साझेदारी में मलेरिया उन्मूलन पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत से मलेरिया को समाप्त करने का जो टारगेट है वो 2030 तक के लिए रखा गया है। दुनिया भर में हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे होता है 26 अप्रैल को। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार के विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम रखी गई है वुमेन एंड आईपी। यहाँ पर आईपी का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आगे लिखा हुआ है एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अप्रैल महीने के लास्ट वीक में जो भी महत्वपूर्ण दिवस और थीम थे वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस और इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। इस बार की थीम है इंडिजिनस लैंग्वेजेस यानी कि स्वदेशी भाषाएं। फिर 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि नेशनल पंचायती राज डे। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसी के चलते 24 अप्रैल को ये भारत में मनाया जाता है। 25 अप्रैल को होता है विश्व मलेरिया दिवस, जिसकी इस बार थीम रखी गई है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जिसकी इस बार थीम मैंने आपको बताया वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। फिर 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि डांस डे और 23 अप्रैल को भारत में होता है आयुष्मान भारत दिवस। तो ये सारे डेज एंड थीम्स आपको याद रखने हैं अप्रैल के लास्ट वीक में। अब हम आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश 2022-23 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? यहाँ पर सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर का ये मतलब है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने किसके साथ में, कौन सी कंट्री के साथ में सबसे ज्यादा व्यापार किया? तो वो देश था अमेरिका, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे नंबर पर यहाँ पर चीन रहा है, तो नंबर 1 था अमेरिका। अमेरिका के साथ में 2022-23 में भारत का जो विदेशी व्यापार था वो था 128.55 अरब डॉलर, 128.55 बिलियन डॉलर। जबकि 2021-22 की अगर बात करें तो इससे पहले वाले वित्त वर्ष में था 119.5 बिलियन डॉलर। तो इस तरीके से यहाँ पर 7.6% अमेरिका के साथ में जो भारत का व्यापार है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो अमेरिका है वो अब भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हाल ही में सरकार ने एक ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान करने और बीज प्रमाणीकरण के लिए सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? यहाँ पर सिर्फ ऐप ही नहीं बल्कि इसका पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो बीज के उत्पादन में जो आने वाली चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए
गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान करने के लिए और बीज के प्रमाणीकरण के लिए यानी कि सीड सर्टिफिकेशन के लिए हाल ही में सरकार ने एक ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको नाम दिया गया है साथी, और साथी पोर्टल का फुल फॉर्म भी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री। यह है साथी पोर्टल का फुल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साथी पोर्टल की शुरुआत की गई है। फार्मूला वन रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 को किसने जीता है? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है ये फार्मूला वन रेस थी, जिसका हाल ही में आयोजन किया गया अजरबैजान में, और इसको जीता है सर्जियो पेरेज ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्जियो पेरेज जो हैं ये मैक्सिको के फार्मूला वन ड्राइवर हैं और ये रेडबुल कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल महीने के एंड तक जो 4 टोटल फार्मूला वन रेस हुई है, उन सभी के विजेताओं के नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। इनमें से 2 रेस को जीता है मैक्स वर्स्तापन ने और 2 रेस को जीता है सर्जियो पेरेज ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इनर लाइन परमिट के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली की शुरुआत की है? यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत की है इनर लाइन परमिट के लिए। तो इनर लाइन परमिट यानी कि ILP क्या होता है? भारत के कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पर एंटर करने से पहले आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मणिपुर, इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। ये सभी ऐसे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर एंटर करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है। तो इनर लाइन परमिट के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली की शुरुआत की है मणिपुर राज्य ने, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मणिपुर राज्य में हाल ही में आर्टिकल 355 भी लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर हिंसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मणिपुर राज्य ने ही ILP के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत की है। देन इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ओपन AI के चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सबर बैंक ने कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि चैट GPT नाम का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है, इसको बनाया था एक अमेरिकी कंपनी ने, जिसका नाम है ओपन AI। और इसके आने के बाद ही दुनिया भर में कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट विकसित किए गए हैं। ऐसे में एक रूस की कंपनी है सबर बैंक, इसने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड चैटबॉट बनाया है, जिसका नाम रखा गया है गीगा चैट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत के किस मंत्रालय को नवाचार श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनोवेशन कैटेगरी के अंदर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जो प्रधानमंत्री पुरस्कार होता है वो दिया गया है भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो कोविड-19 बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने के लिए हाल ही में इसको लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। अप्रैल 2023 में भारत ने कितना GST राजस्व संग्रह हासिल किया, जो कि अब तक का सर्वाधिक था? तो भारत में जब से GST लागू हुआ है, यानी कि जुलाई 2017 से, तो तब से लेकर के अब तक किसी भी महीने में जो हाईएस्ट GST कलेक्शन हुआ है वो अभी अप्रैल 2023 के अंदर हुआ है, क्योंकि अप्रैल 2023 में ही 1,87,035 करोड़ रुपए GST कलेक्शन टोटल हुआ है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो 3 तरह के GST होते हैं, यानी कि CGST, IGST और SGST, वो सब इंक्लूडेड है। तो 1,87,035 करोड़ रुपए जो है वो GST कलेक्शन हुआ है अप्रैल के महीने में, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसमें 2022 के अभी के जो शुरुआत के 4 महीने हैं और 2023 के जो शुरुआत के 4 महीने हैं उनका कंपैरिजन दिया हुआ है। इसमें अप्रैल 2023 के अंदर सर्वाधिक GST कलेक्शन हुआ है। 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी कि जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सप्ताह हर साल आयोजित किया जाता है। तो ये हर साल अप्रैल महीने के लास्ट वीक में बढ़ता है, यानी कि 24 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में। और इस बार इसकी थीम रखी गई है द बिग कैचअप। द बिग कैचअप 28 और 29 अप्रैल को किस शहर के अंदर द फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया? द फूड कॉन्क्लेव 2023 जो है इसका हाल ही में आयोजन किया गया था तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश के भावनापाडु में ग्रीनफील्ड बंदरगाह का नाम क्या रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के अंदर एक जगह है भावनापाडु।
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के अंदर भावनापाडु नाम का जो शहर है, यहाँ पे एक ग्रीनफील्ड बंदरगाह यानी कि पोर्ट बनाया गया है और इसका नाम मुलापेटा बंदरगाह रखा गया है। एक्चुअल में इस बंदरगाह के करीब में एक गांव है जिसका नाम है मुलापेटा, तो मुलापेटा गांव के नाम पर ही इस ग्रीनफील्ड बंदरगाह का नाम रखा गया है मुलापेटा बंदरगाह। तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया है? यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर चेक इन के दौरान ये जो रोबोट बनाया गया है ये यात्रियों की हेल्प करेगा और इस रोबोट को नाम दिया गया है सारा। सारा नाम का ये जो रोबोट है इसको एमिरेट्स जो एयरलाइंस है यूएई के अंदर उसने डेवलप किया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सारा नाम का ये जो रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है इसको दुबई के अंदर स्थापित किया गया है और ये यात्रियों के पासपोर्ट और उनके चेहरों का मिलान करेगा, तो इस तरीके से चेक इन के टाइम पर उनकी हेल्प करेगा। तो ये आपको याद रखना है। सारा नाम का रोबोट कहाँ पर लॉन्च किया गया है? एमिरेट्स एयरलाइंस के द्वारा दुबई में। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए इसी वीडियो पर आधारित 2 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? आशा भोसले, अलका याग्निक, उदित नारायण या फिर हिमेश रेशमिया को। ऐसे ही दूसरा सवाल है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर पहली जल मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया है? भारत की पहली वाटर मेट्रो परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है ये आपको बताना है। कोची, सूरत, जयपुर या फिर लखनऊ में। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देने हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 22 से लेकर के 30 अप्रैल यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उन सभी को यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिया है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इनको अब कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। इसके बाद मैं पूरे महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स है वो लेकर आऊँगा जिसमें 120 के आसपास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे पूरे महीने से उनका कंपाइलेशन में मंथली करंट अफेयर्स के रूप में लेकर आऊँगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो करंट अफेयर्स के वीडियो इसी तरीके से आगे देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।